नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भारत भूषण अग्रवाल की कविता आने वालों से एक सवाल। जो भारत भूषण जी हैं, उन्होंने कोशिश की है कि देश में जो बढ़ रही हिंसा, उन्माद और सांप्रदायिकता है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसके प्रति उन्होंने चिंता के भाव व्यक्त किए हैं। और इसके साथ ही वो आने वाली भारत भूमि की नई पीढ़ी से ये जानना चाहते हैं, एक सवाल करते हैं कि आने वाले 100 वर्षों के पश्चात जब वो उनकी कविता पढ़ेंगे या उनकी जो लिखी हुई रचनाएं पढ़ेंगे तो उनके मन में कैसे भाव आएंगे। इस प्रकार की जिज्ञासा कवि ने अपनी कविता में व्यक्त की है। तो आइए उनको भावों को जानने के लिए इस कविता की व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं, तुम जो आज से पूरे 100 वर्ष बाद, यानी आज से 100 साल के बाद, तुम कौन है? भारत भूमि की नई पीढ़ी, आने वाली नई पीढ़ी जो 100 साल बाद होगी। तुम मेरी कविताएं पढ़ोगे, तुम मेरी धरती की नई पौध के फूल, तुम मेरी धरती अर्थात भारत भूमि की नई पौध के खिले हुए फूल हो। तुम जिनके लिए मेरा तन मन खाद बनेगा और उन फूलों के लिए मेरा जो जीवन है वो विकास का कार्य करेगा। कैसे? मैं अपने आप को पूर्ण समर्पित करता हूँ, अर्थात तन मन खाद बन जाएगा। खाद पौधे के लिए क्या होती है? जीवनदायिनी होती है। तो वही भाव कवि के मन में भी आ रहे हैं। तुम जब मेरी इन रचनाओं को पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? कवि के मन में प्रश्न उठता है कि तुम जब मेरे द्वारा लिखी गई मेरी रचनाएं पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा अनुभव होगा। इसका मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, अर्थात बहुत जिज्ञासा है, और वो ये जानना चाहते हैं कि भावी पीढ़ी जब इन कवि की जो काव्य रचनाएं पढ़ेगी तो उन्हें कैसा अनुभव होगा। बचपन में तुम्हें हिटलर और गांधी की कहानियां सुनाई जाएंगी। कवि कहते हैं कि बचपन से ही नई पीढ़ी को क्या सुनाई जाएगी? हिटलर और गांधी की कहानियां सुनाई जाएगी। उस एक व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को मोह की नींद सुलाकर सारे संसार में आग लगा दी थी। कौन सा है वो व्यक्ति? वो हिटलर की बात यहाँ कर रहे हैं कि हिटलर ने अपने सभी देशवासियों को मोह की नींद सुला दिया था, अर्थात अपनी बातों से आकर्षित कर लिया था, अपने साथ मिला लिया था और सारे संसार में आग लगा दी थी। किसकी आग लगा दी थी? आपसी वैचारिक मतभेद की। क्योंकि जो हिटलर की राज्य विस्तार की नीति थी उसी का कारण बना था विश्व युद्ध। और वो विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? हिटलर की जो नीतियाँ थी, हिटलर की नीति हिंसात्मक थी, और उसी के कारण जो हिंसा की आग सारे विश्व में लग गई थी वो किसने लगाई थी? हिटलर ने। और जब उस हिंसा की लपटें, हिंसा रूपी आग की लपटें स्वयं हिटलर के पास पहुंची तो उसने डरकर आत्महत्या कर ली। और हिटलर ने आत्महत्या क्यों की? डर के मारे। क्योंकि उसे लगता था ताकि उनका मोह न टूटे। किसका मोह नहीं टूटे? जो लोग उसकी आकर्षित नींद में सो गए हैं, उसके आकर्षण के कारण नींद में सो गए हैं, अर्थात जो लोग उनके विचारों से प्रभावित हो गए थे, उन लोगों का कहीं हिटलर से मोह समाप्त ना हो जाए, इसी विचार से उसने आत्महत्या कर ली थी। और फिर उस व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को सोते से जगाकर सारे संसार को शांति का रास्ता बताया। कि पहले तो तुम्हें हिटलर की कहानी बताई जाएगी और उसके साथ साथ उस व्यक्ति की कहानियाँ बताई जाएगी जिसने अपने देशवासियों को सोते अर्थात अज्ञानता से जगाकर ज्ञान की बात जिसने बताई थी, सारे संसार को शांति का रास्ता बताया था। और वो कौन थे? गांधी जी। तो यहाँ पर गांधी जी की बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति की कहानियाँ भी तुम्हें बताई जाएगी जिसने अपने देशवासियों को उनकी अज्ञानता से जगाकर ज्ञान दिया था। किसका ज्ञान? सत्य अहिंसा का जो ज्ञान दिया था गांधी जी ने, शांति का ज्ञान दिया था गांधी जी ने, और उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया था। और जब संसार उसके चरणों पर झुक रहा था तब जिसके देशवासी ने ही उसके प्राण ले लिए कि कहीं सत्य की प्रतिष्ठा न हो जाए। और जब सारा संसार गांधी के चरणों में झुक रहा था, अर्थात गांधी के विचारों से प्रभावित हो रहा था, तो उसी के देशवासी नथुराम गोडसे ने ही उनके प्राण ले लिए थे। किस लिए लिए? कवि ये कारण मानते हैं कि उनके प्राण इसलिए लिए क्योंकि जो हत्या करने वाला व्यक्ति था वो ये मानता था कि कहीं संसार में सत्य की प्रतिष्ठा ना हो जाए, सत्य स्थापित ना हो जाए, इसी डर से उसने गांधी के प्राण ले लिए थे। तुम्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि 100 वर्ष पहले
इंसानी ताकतों के दो बड़े राज्य थे कि जब तुम स्कूल जाने लगोगे, वो बचपन की बात थी जो हमने पहले की। अब कहते हैं कि जब तुम्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि 100 वर्ष पहले इंसानी ताकतों के दो बड़े राज्य थे। कौन कौन से बड़े राज्य थे? एक तो था सोवियत संघ और दूसरा था अमेरिका। दो बड़े राज्य कौन से थे? सोवियत संघ और अमेरिका, जो दोनों शांति चाहते थे। और इसीलिए दोनों दिन रात युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत भाव हैं, शांति और युद्ध। दिखाने का तो वो शांति चाहते थे, लेकिन दिन रात ही किसकी तैयारी में लगे रहते थे? युद्ध की तैयारी में, अर्थात अपनी सत्ता और शक्ति का विस्तार करने में लगे रहते थे। जो दोनों संसार को सुखी देखना चाहते थे, इसीलिए सारे संसार पर कब्जा करने की सोचते थे। ये दोनों ये बातें प्रचारित और प्रसारित करते थे कि वो ये प्रयास किस लिए कर रहे हैं? संसार में शांति और सुख देखना चाहते हैं, इसीलिए। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? संपूर्ण संसार पर अपनी सत्ता की स्थापना करना, या अपनी शक्ति से संपूर्ण संसार को या सभी देशों को अपने अधिकार में ले लेना, ऐसे इनके विचार थे। और यह भी पढ़ाया जाएगा कि एक और राज्य था जो संसार भर में शांति का मंत्र फूंकता रहता, पर जिसे अपने ही घर में भाई भाई के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ी। और इसके साथ साथ एक और राज्य के बारे में बताया जाएगा, और वो राज्य कौन सा होगा? जो शांति के मंत्र का प्रचार प्रसार करता होगा। और वो राज्य कौन सा है? भारतवर्ष। इस भारतवर्ष में शांति का मंत्र फूंका जाएगा, और ये शांति केवल भारत के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण संसार के लिए इस मंत्र का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उसे अपने ही घर में भाई भाई यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ी। ये किसके कारण हुआ? फूट डालो राज करो, अंग्रेज़ों के कारण, जिन्होंने हमें बांटा या भारत को पाकिस्तान को अलग अलग किया, और जो हर पराधीन देश की मुक्ति में लगा रहता था। पराधीन यानी जो किसी के अधीन देश था, उसकी मुक्ति की कामना कौन करता था? भारतवर्ष उसकी मुक्ति की कामना करता था। पर जिसके अपने ही अंग, अर्थात वो स्वयं पराये बंधन, किसके बंधन में जकड़े हुए थे? अंग्रेज़ों के बंधन में जकड़े हुए थे। किसके? भारतवर्ष, क्योंकि अंग्रेज़ों के अधीन था, लेकिन फिर भी वो दूसरे देशों की स्वतंत्रता की कामना, मुक्ति की कामना कर रहा था। तुम्हें विश्वविद्यालयों में, अब से पहले हमने जाना कि बचपन में क्या सिखाया जाएगा, स्कूलों में क्या बताया जाएगा, और अब क्या कहते हैं कि जब तुम विश्वविद्यालयों में पढ़ोगे तब तुम्हें बताया जाएगा कि इंसान का डर दूर करने के लिए 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने कुछ नए आविष्कार किए। किस लिए? डर दूर करने के लिए। डर किससे? जो बड़ी ताकतें हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, या मन में जो भी डर है उसको दूर करने के लिए अनेक वैज्ञानिक आविष्कार किए गए। इससे इंसान का डर और भी बढ़ गया। लेकिन प्रभाव क्या हुआ? इसके विपरीत, कि डर कम नहीं हुआ बल्कि डर बढ़ गया, हमें खतरा ज़्यादा हो गया। और यह भी कि उसने चांद सितारों में पहुंचने के सपने देखे, और मानव ने चांद और सितारों में पहुंचने के जो सपने देखे थे, जबकि उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। ये सपने तो शायद साकार हो जाएंगे, चांद सितारों पर पहुंचने के सपने तो शायद साकार हो जाएंगे, लेकिन उसे अपने जीवन से जुड़े हुए सारे सपने चकनाचूर करने पड़ेंगे। अर्थात वो इतना एकांकी हो जाएगा कि उसके सारे सपने टूट जाएंगे जो उसने पहले कभी देखे होंगे। तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि विश्वविद्यालय के स्तर पर पहुंचकर तुम्हें किस प्रकार का ज्ञान दिया जाएगा, आविष्कारों के बारे में बताया जाएगा, चांद सितारों तक पहुंचने की बातें की जाएगी। लेकिन वो इंसान जो चांद सितारों तक पहुंचते हैं, उनके अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के जो सपने हैं वो चकनाचूर हो गए थे। इस प्रकार की बातें भी तुम्हें बताई जाएंगी। और तभी किसी दिन किसी प्राचीन काव्य संग्रह में, अर्थात जब तुम विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए जाओगे तो किसी न किसी दिन एक पुराने कविताओं का जो संग्रह है, काव्य संग्रह है, उसमें तुम जब मेरी कविताएं पढ़ोगे और उन्हें पढ़कर तुम्हें कैसा लगेगा, यह जानने का मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कवि कहते हैं कि यह जानने की मेरे मन में बड़ी ही जिज्ञासा की भावना है कि तुम जब मेरी कविताएं पढ़ोगे, किसी पुराने कविता के संग्रह में जब जाओगे और वहाँ तुम्हें मेरी कोई किताब मिल जाएगी, और तुम जब मेरी कविताओं के बारे में जानोगे, उन्हें पढ़ोगे, तो तुम कैसा अनुभव करोगे। जो मैं अब कविताएं लिख रहा हूँ, 100 साल के बाद इन कविताओं का कैसा प्रभाव होगा, ये जानने के लिए कवि बहुत ही उत्सुक है।
तो यहाँ कविता के माध्यम से हमने जाना कि कवि किस प्रकार से उत्सुक है कि आने वाले 100 सालों में जो भारतीय पीढ़ी होगी उसके विचार कैसे होंगे, उन्हें इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी दी जाएगी, और जब वो कविताएं पढ़ेंगे कवि के द्वारा लिखी हुई, तब उनके भाव कैसे होंगे। ये कवि के व्यक्तिगत विचार हैं कि उन्होंने सबके बारे में बताया और वो जानना चाहते हैं कि भावी पीढ़ी कैसा सोचेगी। तो इस कविता में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो सरल हिंदी भाषा है, और इसके साथ साथ तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है। गुण के रूप में अगर हम बात करें तो सर्वत्र प्रसाद गुण है, सुंदर अलंकार हैं, अनुप्रास और रूपक अलंकारों का बार बार प्रयोग हुआ है। शैली की दृष्टि से संबोधित किया है किसे, आने वाली नई पीढ़ी को। तो यहाँ पर जो शैली है वो संबोधन शैली का सुंदर इस्तेमाल कवि ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए किया है। अगर मेरी कविताएं आपको समझ में आ रही है और अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे उत्साहित करते हैं कुछ और नया कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।